हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, दोस्तों, आज जो है हम क्लास नंबर 8 लेते हैं, यानी कि फिफ्थ क्लास हमारे रियल नंबर्स की है। 4 क्लासें इससे पहले जो है हो चुकी हैं। और आज हम जो करने वाले हैं आपके, मैंने अगर अपने देखें टॉपिक्स की, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, वो चल रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं ना। तो हमारे ये लेक्चर जो है ना, वो ये क्लास नंबर 8 है। 8 नंबर क्लास है आज की। और चैप्टर की बात करूँ तो मैं टोटल चैप्टर की क्लास नंबर जो है वो 5 है। ठीक है, चलिएगा। अब आज की इस क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और इस पे आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो हमने इस पार्ट के इस चैप्टर के अंदर जो है लगभग एक क्लास और होनी है। इस क्लास के बाद में फिर आपको फाइनल जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इसका एक टेस्ट भी है जो ऐप के अंदर अपलोड हो कर दिया जाएगा, वो आप इसको टेस्ट भी दे सकते हो। एमसीक्यू का टेस्ट भी रहेगा और बाद में थ्योरेटिकल टेस्ट भी हम रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें, आपका टॉपिक का जो नाम है ना, वो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और अब जो है हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इरेशनल नंबर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q फॉर्म में, यानी बटे के फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में के रूप में या किस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें p/q फॉर्म के अंदर नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मैंने आपको वहां पे भी एग्जाम्पल दिए थे, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आप जो है अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। ओके, अब देखिएगा, और एक कंडीशन मैंने ये भी बताई थी कि क्यू जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि क्यू जीरो हो गया तो ये नंबर जो है वो क्या बन जाता है, जब किसी संख्या में हम जीरो का डिवाइड कर देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, इरेशनल नहीं रह जाती फिर, है ना। तो हम जो है इस पे बात करनी है, क्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए बस, बाकी क्यू वन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण की बात करें कि कौन कौन सी संख्याएं जो है अपरिमेय होती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया पाई। ठीक, पाई पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.145 डैश 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 इनफाइनाइट, चलती जाती है ये वैल्यू, खत्म नहीं होती कभी। और जिसकी पॉइंट के बाद में वैल्यू ही खत्म नहीं हो रही, हमें पता ही नहीं है कि डॉट या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने बोला 3.15, ठीक, क्या ये रैशनल है कि रैशनल, या परिमेय है या परिमेय? तो आप बोलोगे कि सर इसको तो मैं p/q के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, 315, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो लग गई,
तो ये p बटा q के रूप में लिख दिया, ये p हो गया और ये q हो गया। लेकिन क्यों लिख पाए? क्योंकि पॉइंट के बाद तो डिजिट हमें पता थी, तो नीचे 2 जीरो लगा दी। अब हमें पॉइंट के बाद तो डिजिट पता ही नहीं है, तो हम कितनी जीरो लगाएं वो तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और उसी वजह से ये संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें। जैसे मैंने एक संख्या ले ली √2। √2 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414 डैश 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 अनंत तक चलती जाती है, कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये अशांत दशमलव बोलते हैं इनको, ठीक है, अशांत दशमलव। इसीलिए जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए जो है अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 डैश 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 अनंत, ठीक है, चलती जाती है। तो ये भी क्या है? अशांत दशमलव है, तो ये भी जो है खत्म नहीं होती, तो हम इसको भी क्या रखेंगे? इरेशनल नंबर में भी रखेंगे, ठीक है। फिर अगर मैंने एक एग्जांपल और लिया 3 + √2, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जोड़ है, ठीक है। 3 तो अब पता है कि परिमेय संख्या है, लेकिन √2 है, ये 3 जो है ये तो क्या है? परिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर। लेकिन √2 क्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या। और जब एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के साथ जुड़ती है तो हमेशा क्या बनाती है? अपरिमेय संख्या बनाती है। तो ये भी एक सेट बन गया किसका? अपरिमेय संख्या का, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आप जो है ये सीधा से याद रखेंगे कि जिसको p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता मैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इरेशनल या अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, अगर मल्टीप्लाई में भी है तो भी वो पॉसिबल होगा। जैसे मैंने लिख दिया 3√5, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 × √5। तो √5 क्या है? √5 भी तो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 की वैल्यू डेसिमल जो होते हैं पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होते, मतलब पॉइंट के बाद डिजिट खत्म नहीं होते। तो ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आशा करूंगा को आपको जो है इरेशनल नंबर के बारे में बातें समझ आ चुकी होंगी, है ना। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ना, इससे थोड़ी हो सकता है क्वालिटी अच्छी आए, मेरे को लग रहा है ऐसे। ठीक है, हाँ अभी मेरे को ठीक लग रहा है। ये थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ ठीक है। चलिए, हो गया, ये समझ आ गया आपको अच्छे से। अब अपने जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो है एक फिक्स टाइप का पैटर्न रहेगा, उसी फिक्स टाइप के पैटर्न से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, और वो एक बार आपको कर लेना है, उसके बाद जो है आपको उसी पैटर्न को हर एक एक क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, बस इसमें कुछ नहीं है। बाकी सारा पैटर्न जो है वो सेम रहेगा। होपफुली आज इसको खत्म कर सकते हैं अपने, है ना। चलिएगा, परिमेय संख्याओं के बारे में तो बहुत बता चुका हूँ, अभी जो है हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अपने एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ, और एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं आपका, बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट। तो आपके बुक का उदाहरण नंबर यानी एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या √2 एक अपरिमेय संख्या है? सिद्ध कीजिए। अपरिमेय ही क्यों है ये सिद्ध करना है, बस ये क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए जो कंट्राडिक्शन हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? उसी को ही पैटर्न को समझना है इस क्वेश्चन में। एक बार आप समझ लो, उसके बाद बार बार इसी को जो है रिपीट करना है, और रिपीट करते जाना है। बाकी सारे क्वेश्चंस जो आपके इससे बनते जाएंगे, है ना।
तो मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को जो है एक बार देख लेता हूँ, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वो अब सबसे पहली लाइन हम यही लिखेंगे कि हमें सबसे पहले लेट्स सपोज करना पड़ेगा कि इसका क्वेश्चन का करने का तरीका यही है कि हमें सपोज करना पड़ेगा कि अंडर दो जो एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। चलो मान लिया कि अंडर दो एक परिमेय संख्या है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो होगी अगर अंडर दो परिमेय संख्या निकली तो। ठीक है, तो आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक परिमेय भी है एक एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहले जो है हम एक 2 स्टेप में इसको खत्म करेंगे। पहला स्टेप ये है, अच्छे से समझाता चलूंगा, फिर आगे जो इसको खत्म कर देंगे हम ना। तो इसके विपरीत हम मान लेंगे कि मान लिया आंसर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना। आंसर क्या है कि लेट सपोज मना √2 परिमेय संख्या है। मान लिया चलो कि √2 परिमेय संख्या, यही तरीका एग्जाम में है करना है आपको, संख्या है और यही आपको समझना पड़ेगा, यही आपके काम आएगा। मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को तो मैं p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, या r बटा s के रूप में लिख सकते हैं, या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे कि √2 परिमेय संख्या है तो क्या कर सकते हैं, तो हम √2 को r बटा s के रूप में लिख सकते हैं या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे s जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी 0 कभी भी नहीं हो सकता। यही कंडीशन होती थी परिमेय संख्याओं में, है। कोई भी नंबर को r बटा s या p बटा q के फॉर्म में लिखते थे और नीचे वाला जो हर है इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 नहीं हो सकता बस। ठीक है, और हमें एक चीज और भी माननी पड़ेगी, माना कि जो r व जो s है, r और s इन दोनों में क्या है, एक के अलावा कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है। उभयनिष्ठ गुणनखंड को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप जो है मोर देन लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो r एंड s, लेट सपोज r एंड s मोर देन वन कॉमन फैक्टर, ठीक है। देन तब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर r और s है इसमें एक के ज्यादा कॉमन फैक्टर भी बनेंगे तो क्या √2 को मैं a बाई b की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। और जहां पे a और b जो है ना वो भाज्य है, कोप्राइम है, ये सहभाज्य भी बोलते हैं और भाज्य भी बोलते हैं, ठीक है। कोप्राइम है सह a और b। यही स्टेप फॉलो करने हैं, डिट्टो कॉपी पेस्ट। तो आपको दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लाइन लगाते हैं और आगे चलते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ऐसे करके और यहाँ से शुरू करते हैं अब हम, ठीक है। तो हमने मान लिया कि दो चीजें मानी हमने, एक तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है और एक फ्रैक्शन बना दी, और दूसरा हमने माना कि r व s जो है एक के अलावा गुणनखंड रखते हैं एक से ज्यादा, इसके एक के अलावा भी बहुत सारे गुणनखंड इसके है, क्योंकि अगर अपरिमेय संख्या होगी तो वो अभाज्य संख्या होगी और उन दोनों में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लिया कि एक के अलावा भी इसके अंदर गुणनखंड है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में एक से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है। उसकी मैंने बात करी थी गुणनखंडों की, तो आप अच्छे से उसको समझते होंगे।
अब आगे वाला जो फैक्ट इसमें लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जो √2 जो हमने लिखा a/b, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस b का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a = b√2, b√2 लिख दो, या इसको ऐसे भी लिख दो 2b√2 = a, एक ही बात है, a बराबर लिख दो या b√2 बराबर a लिख दो, एक ही बात है। दोनों में से कोई भी जो है आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही है। मान लिया मैंने ये लिख लिया या ये लिख लिया, तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों में अगला स्टेप यही रखना है कि दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में हमने स्क्वायर कर दिया। मान लिया मैंने इस वाली इक्वेशन को उठाया b√2 = a, इसमें मैंने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² बन जाएगा, और √2 है जो 2 बन जाएगा, और ये a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2b² बराबर a², ठीक है, ये बन गया। और यहां पर अगर आप देख रहे हो कि 2 के मल्टीपल में है b² और ये इक्वल है a² के, तो एक चीज यहां पे बनी, आपने देखा, एक चीज आपने क्या देखा कि जो इस 2 को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा, b² = a²/2, ये बना कि जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे कि 2a² को भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है या भाग दे रहा है, तो 2a को भी क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। एक लाइन ये लिख देंगे कि 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी ही बहुत जरूरी है, सारों में ही लिखनी होती है ये, इस अकेले में नहीं है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको अच्छे से, चलिएगा। अब आगे वाला स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप मानोगे, मैं जो स्टेप बता रहा हूं उसी स्टेप को आप फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मान लेंगे, जो a है ना, a को, अतः a को 2c के बराबर मान लेते हैं, a को 2c लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं, क्योंकि c क्या है, कोई भी इंटीजर है, ये कोई भी c क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, ये कोई भी इंटीजर है, पूर्णांक है, क्यों हम c a बराबर 2c लिखना है, ये 2c हम लिख सकते हैं, यहाँ जो है c कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई, एक तो a बराबर 2c, और दूसरी इक्वेशन ये बन गई कि 2b² बराबर a², ठीक है। तो a की जगह पे अगर मैं ये लिख दूं 2c, a की जगह पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको यहां से a का मान इक्वेशन यानी समीकरण 1 में पुट करने पर या रखने पर, पुट करने पर या रखने पर, अगर मैं a का मान इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2b² = a², a का मतलब 2c का स्क्वायर, और 2b² = 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए यहां से ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया 2 बार, तो यहां से b² की वैल्यू क्या आ गई,
2c²। ठीक है, और मैं इस 2 को इधर नीचे ले आता हूं तो b² डिवाइड बाई 2 इक्वल c², ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां से क्या पता लग रहा है, यहाँ b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे कि b² 2 b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये लाइन आप लिखोगे यहाँ पे, तो विभाजित करेगा। ठीक है, तो विभाजित करेगा, चलेगा। इतना कर लेने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, आगे वाला बस लास्ट स्टेप इसमें आपको लेना है, इतना आपको कर लेना है, और उसके बाद में आपको लास्ट और फाइनल स्टेप जो बनाना है वो ये बनाना है। अगर हमें इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन ली थी कि जो p/q है, आपको पता है कि p/q होता है, क्या होता है p/q, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से जो है p के a और b है वो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों का 2 है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ देखूं कि यहाँ भी 2 आ रहा है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर जो है वो आ रहा है, एक का भी 2 आ रहा है, एक का भी 2 आ रहा है, क्योंकि एक को a² को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो a और b में जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, 2 गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ 2 आ रहा है, तो अतः a व b में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और कंडीशन 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2। जब 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ आ जाता है तो मैंने आपको अगर पता हो तो कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्या उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कुछ आ सकता है क्या? एक के अलावा कोई भी गुणनखंड प्राप्त नहीं हो सकता। अगर एक के अलावा गुणनखंड प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह संख्या अपरिमेय है। इसीलिए हमारी जो अवधारणा हमने मानी थी कि हमने माना था कि नहीं कि रूट एक परिमेय संख्या है, वो हमारी अवधारणा गलत निकली, और √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ फाइनल जो आप एक लाइन नीचे लिखोगे, मैं यहाँ पे कहीं पे भी लिख देता हूँ, आगे वाले पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल जो आपने मानी थी कि, तो अब आप लास्ट जो लाइन लिखोगे, आप लास्ट लाइन वो लिखोगे कि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने जो अवधारणा मान ली थी, हमने जो सपोज किया था कि चलो एक बार मान के देखते हैं कि हो सकता है कि √2 परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया, 2 से 3 स्टेप हमने करे। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला स्टेप यही मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है,
और इस इक्वेशन में बना देना है। अगर परिमेय संख्या होगी तो पी बाई क्यू आर बाई एस में लिख सकते हैं। फिर हम मान लेंगे कि अगर माना क्या, ये तो होता ही है कि अगर आर और एस अगर ये परिमेय संख्या √2 तो आर और एस जो है उन दोनों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड बहुत सारे होंगे, एक के अलावा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, क्योंकि आर और एस दोनों अगर क्या परिमेय संख्याएं हैं, पर परिमेय संख्याओं में क्या होता है कि आर और एस जो है एक के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। ठीक है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आगे की, तो आगे जो है मान लेते हैं कि √2 नेक्स्ट स्टेप जो है वो a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a और b जो है वो भाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स है, और इनमें भाज्य संख्याएं जो होती है उनको उनमें आपको पता ही है कि 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। अब तीसरा स्टेप, इसकी इक्वेशन को आगे लेके चलेंगे, तो इसको मैं ऐसे बना दूंगा और दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे। वर्क करने पे जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, उस इक्वेशन बनने के बाद में हम ये बना सकते हैं कि a² को 2 डिवाइड करता है, तो 2 जो है a² को भाग दे रहा है, तो 2a को भी भाग करेगा, और 2a को भाग करेगा तो a को जो है हम 2c लिख सकते हैं। 2c क्यों लिखा, तीसरा मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि c को इंटीजर ले सकते हैं, सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। फिर a का यहाँ से वैल्यू उठा करके उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से b² को भी जो है 2 डिवाइड कर देगा, और b² को 2 डिवाइड करेगा तो b को भी 2 डिवाइड कर देगा, और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुण अकेला 2 आ रहा है, अकेला 2 आ रहा है। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या होती तो एक के अलावा ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 आ रहा है। ठीक है, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा ना। अगर इस 2 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता तो ये संख्या परिमेय होती, लेकिन ये हमने जो अवधारणा मानी थी ये गलत निकली, क्योंकि अगर परिमेय संख्या मान करके हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए तो फिर जो है ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, चलेगा। ऐसे ही हम √3 के बारे में हम करेंगे, तो √3 वाला भी जो उदाहरण है वो सेम टू सेम है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिएगा, और इस बार जो अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगर आपको वो समझ नहीं आया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण नंबर 5 जो है यहाँ पे दे रखा है वो 4 था, उदाहरण नंबर 4 था ना। हाँ, 4 नंबर उदाहरण था ये। 5वां उदाहरण हम जो है यहाँ पे लेते हैं। 5वें उदाहरण में क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय। अब आपको स्टेप जैसे जैसे हम सवाल खत्म करेंगे आपको सारे समझ आ जाएंगे। एक अपरिमेय संख्या है। हो सकता है पहले सवाल में आपको कुछ समझ नहीं आया हो, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था कि हमें मानना पड़ेगा। क्या लेट्स सपोज करना पड़ेगा, क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट्स सपोज माना √3 को √3 परिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो उसका उल्टा मान के यानी परिमेय संख्या है मान लेंगे। मान लिया, ठीक। और √3 परिमेय संख्या मानेंगे तो आप जानते हैं कि √3 जो है वो r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं, r/s या a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं a/b की फॉर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो बनेगा हमारे पास में वो बनेगा √3b इक्वल में a, ये बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई यहाँ से। √3b या b√3 इक्वल में a है। अब दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, √3 और b², √3 का स्क्वायर 3, b का b² इक्वल में a²। तो यहाँ से जो b² आ जाएगा वो a², ये 3 नीचे चला जाएगा,
तो यहाँ पे आपने देखा कि बी ए 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 3 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी भाग करेगा, ठीक है। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करेगा। और अब जो है हम अतः यानी कि ए को मैं 3c लिख सकता हूँ। मान लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 3c, c कोई जो है वो पूर्णांक है या इंटीजर है। डायरेक्ट आंसर आपको याद हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, 1, यहाँ से इक्वेशन जो है ये रही 1 इक्वेशन 1 में a का मान रखने पर इक्वेशन 1 में वैल्यू a की पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 थी 3b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर इंटू a की जगह पे 3c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, ये कट जाएगा 3 बार, तो यहाँ से आ गया b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो b स्क्वायर बाय 3 इक्वल c स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ भी जो है 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक ही बात लिखेंगे कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, कि 3 जो है b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद इसका अर्थ क्या हुआ कि a और b में कम से कम क्या होना चाहिए, अतः a व b में उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर जो है 3 है। 3 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर a स्क्वायर को भी 3 कर रहा है और यहाँ b स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो a और b में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर 3 आ गया। अब कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है तो a और b क्या हो जाएंगी, a और b तो प्राइम नंबर हो गए, a और b क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। तो a व b भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि भाज्य संख्या हो गई। और भाज्य संख्याओं के तो क्या होते हैं, कॉमन एक ही फैक्टर नहीं होता, 2 से भी ज्यादा फैक्टर बनते हैं। इसमें तो एक ही बेनिस्ट फैक्टर 3 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो है वो a और b क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है वो परिमेय संख्या तो नहीं है, √3 अपरिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या होती तो केवल 3 ही फैक्टर नहीं बनता, 3 से ज्यादा मतलब 3 के अलावा भी फैक्टर बनते, बस यहाँ पे अकेला 3 ही फैक्टर बन रहा है, अकेला कॉमन। क्योंकि परिमेय संख्या जो है उनके तो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, चलिएगा।
ये बात जो है अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। अब आगे वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, और एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण यानी एग्जाम्पल नंबर 6, थोड़ा सा आगे लेवल का क्वेश्चन जो हम इसमें करेंगे। तो इस वाले में क्या करना है, इसमें आपको सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। मैंने ये भी बताया था कि ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। आपको अपरिमेय संख्या जब मैंने बताया था, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। या प्लस कर दो, माइनस कर दो, गुणा कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे 7वां एग्जाम्पल आपके मल्टीप्लाई वाला आएगा, तो दोनों ही हो सकते हैं, कोई इसमें वो इशू नहीं है। लेकिन आपको वही तरीका लगाना है बस। सबसे पहला कि आपको सपोज करना है कि माना, लेट सपोज, एक ही फिक्स फॉर्मेट है इसका, याद रखिएगा। मान लेते हैं कि चलो 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या है, मान लिया ये परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो 5 माइनस रूट 3 को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में या a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और b 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यही तो रूल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वर्क कर देंगे। ठीक है, अब क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ से, या फिर वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, वर्क तो सिंगल वाला होता तब करते हैं, यहाँ पे वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कर लिया कि इस 5 को उधर ले गया मैं, या इस a बाई बी को उधर ले आया, रूट 3 को उधर ले गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5 माइनस, ये इधर आके माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस ए बी, और ये प्लस था माइनस है तो उधर जाके प्लस रूट 3 हो गया। ठीक है, ये बन गया। और इसका मतलब ये है कि रूट 3 जो है वो किसके इक्वल आ गया, वो 5 माइनस ए बाई बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको व्यवस्थित कर दिया हमने, तो ये क्या है, इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जो a और b जो है ये क्या इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक है ये। तो 5 माइनस ए बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि a बाई बी इंटीजर्स है, a बाई बी इंटीजर्स है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इतने से को, तो ये तो रूट 3 के इक्वल आना चाहिए, यानी कि एक परिमेय संख्या आना चाहिए। लेकिन ये क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आता है। और इससे हमें क्या करते हैं, रूट 3 जो है उसको सिद्ध कर देते हैं कि ये जो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 3 की एक परिमेय संख्या है नहीं है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है तो 5 माइनस ए बी, 5 माइनस ए बी भी क्या हो जाएगा, ए बाई बी बी क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए बी बी, ए बाई बी बी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। ठीक है, तो हम सीधा इसमें लिख देंगे, तो 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि अगर रूट 3 जो है, अगर उसको परिमेय मानता, मैं मान के ही चल रहे हैं हम तो परिमेय, तो ये a बाई बी की, यहाँ ही देख लो आप कि अगर मैं 5 माइनस रूट 3 है वो a बाई बी की फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं ये दो, एक a और b। और अगर ये इंटीजर्स हैं तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, इसको पुनर्व्यवस्थित करूँ, तो रूट 3 के इक्वल में 5 माइनस ए बाई बी आ रहा है, यानी कि 5 में से कुछ ऐसा माइनस कर रहा हूँ कि रूट 3 के इक्वल आ जाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो ये परिकल्पना तो गलत होगी, गलत होगी। तो 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। और अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है इस वाली चैप्टर का। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 बताइए कि रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय
संख्या है, ये बताना है। तो आप आंसर क्या करेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि चलो 3√2 एक परिमेय संख्या है, माना, लेट्स सपोज। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि सर 3√2 है वो a/b की इक्वल होगा और b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि √2 है और ये 3 नीचे चला जाएगा तो a/2b 3b a/3b हो गया, ये हमें मिल गया। तो यहाँ पर a और b जो है ये 3 के क्या हो जाएंगे, 3 जो है a और b के इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, a और b के क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। यानी a/3b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b क्या है, तीन इंटीजर्स है। a और b क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स होते हैं तो यहाँ पर भी एक फिक्स संख्या आएगी, एक इंटीजर संख्या आएगी, लेकिन इंटीजर √2 तो इंटीजर नहीं है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते। अगर इक्वल नहीं हो सकते तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 3√2 भी क्या है, भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस डायरेक्ट आंसर आ गया, पर इतना सा हमें पता होना चाहिए, ठीक है, और हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बस इतना, इसमें कोई बड़ा पहाड़ जो है नहीं है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन हमारे इसमें बचे हुए हैं, जिसमें एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं और 1.2 1.3, और ये 3 के 3 क्वेश्चन जो है हम अगली वाली क्लास में करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने जो है आज ख़त्म कर लिए, और इस छोटे से टाइम में जो है हम एक टाइम थोड़ा सा और बचा हुआ टाइम आपके पास, तो उस टाइम में मैं जो आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। अपरिमेय के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, परिमेय संख्याएं जो है वो थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अपरिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या जब तक नहीं समझोगे तब तक मेरे को लगता नहीं है कि ये आपको परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। हाँ, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं जैसे कि मैंने इसकी इक्वेशन p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा, आप पूरा समझ जाओगे, है ना। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से ही समझ पाएंगे आप, है ना। जैसे मैंने बोला 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 5 को मैं सर 5/1 भी लिख सकता हूँ, जहाँ 5 जो p को रिप्रेजेंट करेगा और 1 जो है q को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने ये कंडीशन बोली थी कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 तो हो ही सकता है, तो ये 5 जो है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि -5, तो सर -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूँ, तो माइनस में हो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये भी हो सकती है। फिर मैंने ले लिया कि पाई नहीं, मैंने लिया 22/7, 22/7 तो पाई का मान नहीं होता, तो ये जो है p जो है ये हो जाएगा और ये q हो जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 0.25, क्या ये भी एक परिमेय संख्या है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100, तो 25 में p ये है और q है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं आप जिनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। माइनस में हो, ऊपर माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, बस q 0 नहीं होना चाहिए, है।
समझ आ गया बात? ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिएगा, ओके। तो ये परिमेय संख्याओं के हमने बात करी और आप अच्छे से जो इसको समझ पाए, और मैं आशा करता हूँ आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छे से पसंद आ गई होगी। और कल जो है हम अब इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे और फिर हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगा, और मैं विधिवत रूप से पहले चैप्टर की समाप्ति को लेके चलूँगा और फिर इसके कुछ आपको टेस्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, इसकी शीट दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, उसका सॉल्यूशन भी जो मैं यूट्यूब पे भी करवाऊंगा और ऐप के अंदर भी आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।